हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 2018 का क्वेश्चन बैंक। इसमें आप लोग इसमें ये देखिएगा कि बहुत ज्यादा टफ टफ क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी आप लोगों से सीनियर होगा 2018 में क्वेश्चन एग्जाम दिया होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप लोग का रिजल्ट क्या रहा होगा। 2018 का हर एक सब्जेक्ट इतना टफ टफ पूछा गया है, मैथ देखिएगा तो आपका हालत खराब हो जाएगा। साइंस उसी तरह से बहुत टफ है। मैं आप लोग के सामने में लेके आया हूँ क्वेश्चन बैंक 2018 का साइंस का। देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही टफ है, जो आप लोगों का लेवल से बिल्कुल अलग है। जबकि इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाए एग्जाम में, ठीक है। हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाए, लेकिन इस बार जो पूछा गया है आप लोगों का देख करके ना क्वेश्चन हालत खराब हो जाएगी, है ना। 2018 का साइंस का प्रथम पाली का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से बहुत अच्छा, ये तो क्वेश्चन ही है। ये है, कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ का मतलब होता है जो डॉक्टर जो होता है ना, दांत का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको दंत विशेषज्ञ कहते हैं। दांत का डॉक्टर को कहा जाता है, दांत का स्पेशलिस्ट होता है जो किस दर्पण का उपयोग करके मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो हम लोग एक बार जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण क्या करता है, वो किसी भी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। इसलिए सैलून क्या करता है, सैलून में नाई लोग जो होता है अपने जो सैलून का जो दुकान होता है उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फोटो क्या करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। इसलिए सैलून में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, और डॉक्टर लोग भी क्या करते हैं, अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका ये जो है ना इमेज को क्या करता है, बड़ा करके बनाता है, ठीक है। इमेज क्या करके बनाता है, बराबर के करके बनाता है। इसलिए दंत जो स्पेशलिस्ट होता है वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें कहता क्या है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहता है? अपसारी लेंस का मतलब वैसा लेंस होता है जो किसी भी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। अभिसारी का मतलब होता है वस्तु को छोटा करके दिखाना, और अपसारी का मतलब क्या होता है, वस्तु को बड़ा करके दिखाना। तो अवतल लेंस जो होता है ना, अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस कहा जाता है। बात ठीक है। उसके बाद कहता है कि पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? नियंत्रित करने का मतलब होता है कंट्रोल करता है। ये जो हम लोग काला करके देख रहे हैं ना, ये क्या पुतली है, ये काला करके जो आंख में देख रहे हैं वो क्या पुतली है। वो पुतली को कौन हम लोग का उसको कंट्रोल करता है? तो उसको कंट्रोल करता है परितारिका करता है। क्या करता है? परितारिका उसको कंट्रोल करता है। जब भी कोई रोशनी उसमें प्रवेश करता है हमारे आंखों में, तो वो क्या कर देता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अचानक आपका अगर आपके आंख में अचानक अगर कोई लाइट जलाएगा तो आप तुरंत आंख बंद कर दोगे ना, लेकिन ऐसे अगर लाइट जल रही होती है तो आप अपने आंख को क्या करोगे, बंद नहीं करोगे, ठीक है ना। तो इसको कौन मतलब कंट्रोल करता है, परितारिका करता है, ठीक। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों के बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है? तो अब यहाँ पे कौन है, अवतल लेंस भी है और उत्तल लेंस भी है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, जरा दूर दृष्टि में। क्या करते हैं, जरा दूर दृष्टि में, मतलब बोले तो बायोफोकल लेंस में करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोला था इसको, प्रिस बायोपिया बोला था। क्या बोलता है, प्रिस बायोपिया कहा जाता है ना। ये मोतिया बिंदु नहीं होगा, दूर दृष्टि दोष नहीं होगा। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में हम लोग क्या करते हैं, निकट की वस्तु को तो साफ साफ देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई दे देते हैं। और ये बीमारी कब होता है, जब छोटा सी रहते हैं तभी से ये बीमारी होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और उम्र बढ़ते जाता है, बीमारी बढ़ते जाता है। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, ये खास करके नौजवानों में पाया जाता है ना, छोटे बच्चों में पाया जाता है, नौजवानों में पाया जाता है। और दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, दूर की वस्तु को दिखाई नहीं देता, लेकिन नजदीक सॉरी दूर की वस्तु को दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु को दिखाई आपको नहीं देगा। ये अक्सर कहाँ पे होता है, जो थोड़ा सा उम्र दराज होता है उस तरह के लोगों को होता है, ठीक है। और मोतिया बिंदु तो भला जानते ही क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए हम लोग प्रयोगकर्ता क्या करेंगे, मतलब कोई दर्पण का आपको क्या करना है, दूरी को निर्धारित करना है कि दर्पण से दूरी को निर्धारित अगर करना है तो आप अगर प्रयोग करता है जो करने वाला है वो मापने की क्या क्या चीज को माप सकता है। नंबर एक, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को मापेगा। नंबर दो, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को मापेगा। तो अगर आप हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, कोई अगर आपके पास दर्पण है और वस्तु आपको क्या कर रहा है, मतलब वो दर्पण से कितनी दूरी पर क्या बन रहा है, आपकी प्रतिबिंब बन रही है, तो उसके जो फोकस दूरी को अगर निर्धारित करना है तो उसको निर्धारित करने के लिए दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को भी आपको देखना पड़ेगा, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को भी देखना, दोनों को दूरी की दूरी देखना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि शब्दकोश को मतलब छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो हम लोग छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और जिसका वैसा उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे जिसका फोकस दूरी कम हो। तो उत्तल लेंस से देख लीजिए इसमें कौन है, ये तो उत्तल लेंस से है, ये नहीं होगा। उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला है। ये अवतल लेंस ये भी नहीं होगा, ये अवतल लेंस ये भी, ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब उत्तल लेंस 50 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी है और उत्तल लेंस 5 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी है। तो हम क्या बोले, वैसा लेंस को आपको लेना है जिसका फोकस दूरी क्या हो, कम हो। फोकस दूरी किसका कम है, 5 सेंटीमीटर वाला। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लेंस जो होगा वो क्या करेगा, आपको जो डिक्शनरी होगा, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी होता है, उसमें छोटे अक्षर को देखने में क्या करेगा, हेल्प करेगा आपका, ठीक है। नंबर 7 में आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। ये बात आप जानते हैं। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है, वोल्ट प्रति मीटर कूलम। और एक एम्पियर, एम्पियर किसका होता है, आपका धारा का होता है, ठीक है ना। चलिए
आगे वाला क्वेश्चन आपसे क्या आता है कि लघु पतन, लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कब होती है भाई? जब कभी भी धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है और मतलब प्रतिरोध का मान कम हो जाता है किसी तार में। मान लो ये तार है, इस तार में क्या होता है, धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा और प्रतिरोध का मान, रेसिस्टेंस का मान बहुत कम हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो अचानक क्या हो जाती है, तार आपस में गर्म होकर के आग लग जाती है उसमें, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोला जाता है, लघु पतन बोला जाता है या शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। तो शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक हो जाएगा। बहुत अधिक कहाँ है देख लीजिए। तो विद्युत जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस वक्त विद्युत धारा का मान क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। पश्चिम की ओर परिक्षेपित कोई धनावेशित कण, मतलब कोई धनावेशित कण का मतलब अल्फा कण ले लिए हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर धनावेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा, दक्षिण की ओर करेगा, पूर्व की ओर करेगा, ऊपरी मुखी करेगा, दक्षिण ऊर्ध्वमुखी करेगा। तो जब हम लोग दक्षिण हस्त नियम पढ़ते हैं, तो जब दक्षिण हस्त नियम में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं इस पर करंट का मान ये करते हैं ना, डालते हैं ना, तो ये क्या करता है, विक्षेपित होकर के करंट ऊपर की ओर करता है, क्या करता है, ऊपरी मुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपरी मुखी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली में किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन करता है। तो आधे परिभ्रमण के बाद क्या करता है वो, जो धारा का जो मान होता है ना, अपने आप बदल जाता है, ठीक है। इसका आंसर आधा हो जाएगा। बोल रहा है कि किसी विद्युत धारा वाही सीधी लंबी परिनालिका में भीतरी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्या बोल रहा है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका में, सीधी लंबी परिनालिका में, मतलब एक तार लगा दीजिए, उसमें तार से घुमा घुमा देते हैं इस तरीके से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। तो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, शून्य। शून्य नहीं होता है भाई, इसके लिए सिरों की ओर जाने पर लगता है, नहीं घटता नहीं है, बढ़ता भी नहीं है। सभी बिंदु पर जो ये होता है धारा का मान क्या होगा, समान होगा। कहाँ पे, परिनालिका में खास करके, है ना। सौर कुकर में जिसमें खाना वाना बनाते हैं, सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, समतल दर्पण। तो बताइए सौर कुकर में हम लोग कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। तो आप एक बार जानते हैं, इसमें सौर कुकर में हम लोग किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्यों अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को क्या करता है, एक जगह आकर के केंद्रित करता है। क्योंकि प्रकाश की केंद्र को केंद्रित करेगा तब वो क्या होगा, सौर कुकर जल्दी गर्म हो जाएगा। जल्दी गर्म होने के कारण वो क्या करेगा, जल्दी खाना बनाएगा, सही समय पे आपका खाना बना देगा। मान लीजिए एक ये बना लीजिए आप, ये क्या है आपका, ये आपका है क्या, ये है क्या बोलता है उसको, सौर कुकर है, ठीक है। इस यहाँ पे क्या है, सूर्य है, सूर्य की किरणें यहाँ पे आकर के गिरेगी, सूर्य की किरणें यहाँ पे आकर के गिरेगी ना, तो यहाँ पे जो है ना अवतल लेंस लगा, क्या अवतल दर्पण लगा रहता है, क्या लगाता है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का काम क्या कि सूर्य की जो किरणें है ना, इसको यहाँ पे केंद्रित करेगा ये, ठीक है। जिसके कारण ये जल्दी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो जल्दी क्या बनेगा, आपका खाना बनेगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए हम लोग सौर कुकर में क्या करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का, ओके। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। आप लोग जानते हैं चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि वृक्षों को बचाना। क्या बचाना, बहुभुजन, क्या नाम था, बहुभुजन नाम था, क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा मुझे नाम उसका। हाँ, तो चिपको आंदोलन, हाँ बहुभुजन ही शायद उसका अगुवाई किया था। तो वो क्या होता, उसने चिपको आंदोलन शुरू किया था जो वृक्षों को बचाने के लिए कर रहा था, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। कह रहे थे आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेद कराने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। दीवारों को पेंट करने के लिए हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल्ड। कौन है भाई, देख लीजिए, CaOH का होल्ड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं दीवारों को क्या करने के लिए, सफेदी कराने के लिए, ठीक है। बोल रहे कि सोडियम सल्फेट एक्वस पर बेरियम क्लोराइड, एक्वस ये भी है, तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है, ये भी देखो, जब ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, जब यौगिक प्लस यौगिक, मतलब यौगिक यौगिक मिलकर के दो अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाता है, तो वो क्या होता है, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। एक जगह यौगिक होगा, एक जगह आपका क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा, तो वो अलग अलग प्रकार का अभिक्रिया होगा, ठीक है। यहाँ पे भी यौगिक है, यहाँ पे भी यौगिक है, यौगिक यौगिक मिलकर क्या बना रहा है, दो अलग अलग नया नया यौगिक बना रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा विस्थापन अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक है। बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो देखो, बुझा हुआ चूना पूछे या दीवारों को सफेदी करने के लिए पूछे, तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, CaOH का 2। हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है। आगे वाला देखते हैं क्या है। लवण जो है, लवण सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है। तो जो भी लवण होगा तो उसका पीएच क्या होगा, 7 से अधिक होगा, अम्लीय होगा तो 7 से कम होगा, और आपका उदासीन होगा तो 7 के बराबर होगा। तो क्या बोला, लवण पहले ही बोल दिया है। तो सोडियम कार्बोनेट जो है, लवण जो है, उसका पीएच कितना होगा, 7 से अधिक होगा। क्या होगा, उसका जलीय विलयन का पीएच कितना होगा, 7 से अधिक होगा, ठीक है। ऑक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण एस्क है, तो आप लोग सबको जानते हैं ऑक्साइड किस धातु का एस्क है, तो आप लोग सबको जानते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का एस्क कौन सा होता है, बॉक्साइट होता है, सॉरी ऑक्साइड बोले, बॉक्साइट होता है। क्या होता है, बॉक्साइट होता है, ठीक है।
लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो आप लोग जानते हैं लोहा और इस्पात को हम लोग बचाने के लिए जिंक जो होता है, जिंक उसका हम लोग क्या करते हैं, उसकी परत चढ़ाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं ना, गैल्वेनीकरण कहा जाता है उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो हम लोग किसका परत चढ़ाते हैं? तो जिंक का परत चढ़ाते हैं। किसको? लोहा और स्टील को बचाने के लिए हम लोग, स्टील बोलो या इस्पात बोलो, है ना, स्टील बोलो या इस्पात बोलो, तो उसको बचाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? जिंक का इस्तेमाल करते हैं। उसमें पतली सी परत चढ़ी जाती है जिससे क्या नहीं लगता है, गैल्वेनाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं, और उसमें क्या नहीं लगता, जंग नहीं लगता है। ठीक है, बोले किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं जिप्सम जो होता है CaO4 विद 5H2, सॉरी CaO4 विद 2H2 है जो होता है, जिप्सम जो होता है, जिप्सम को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करके हम लोग क्या बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब POP बनाता है। जो हाथ को टूट जाता है किसी बूढ़ा आदमी का या किसी का भी, जल्दी हड्डी जो नहीं जुड़ता है तो उसको क्या करता है, प्लास्टर किया जाता है। तो उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? POP मतलब बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नॉन मतलब बोले तो कीटोन को रिप्रेजेंट करता है ना। ये इसका क्रियाशील समूह पूछ रहा है, मतलब फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है कि इसका जो प्रोपेनॉन होगा कीटोन का होगा, उसका क्रियाशील समूह क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ बॉन्ड होता है, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड होता है। ये क्या होगा आपका? प्रोपेनॉन मतलब बोले कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे वाला क्या कहता है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ देता है, इसका IUPAC का फुल फॉर्म नेम बताओ। फुल नेम इसका क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा एथोनिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या हो जाता है आप लोग? एथोनिक अम्ल हो जाता है। बोले कि विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है कहाँ पे? इसको बनाया जाता है एनोड पर। अपघटनीय परिष्करण में, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध जो धातु होता है उसको कहाँ बनाया जाता है? एनोड पर बनाया जाता है, जबकि शुद्ध धातु को कहाँ पे बनाया जाता है? कैथोड पर बनाया जाता है। ठीक है, अष्टक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोग जानते हैं इसने न्यूलैंड्स ने। किसने किया था? न्यूलैंड्स ने। मेंडलिस, हेनरी मलोज नहीं, इसको डायबोन के बारे में पढ़ना था आपको, न्यूलैंड्स के बारे में और मेंडलिस के बारे में। तो किसने किया था? अष्टक सिद्धांत सारे गामा पादा निशा जो दिया था, मतलब उसने कहा था कि प्रत्येक पहला जो तत्व होगा आठवां तत्व को क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। किसने कहा था? वो न्यूलैंड्स ने कहा था। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार। अभी कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? तो आप लोग जानते हैं किसने दिया था? मोसले साहब ने दिया था। जानते हैं ना तो बात ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रतिपादन था, जिसने उसको बनाया था, उसका नाम क्या था? मोसले साहब ने दिया था। वो किस पर आधारित है? वो आधारित है परमाणु संख्या के आवर्त नियम पर, परमाणु संख्या के आयतन एवं कार्य आवर्त फलन पर, परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन पर, परमाणु साइज के आवर्त फलन पर। तो हम लोग जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना, वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर निर्धारित है। क्या है? परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर निर्धारित है, समझे। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है भाई? हम लोग जानते हैं कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार। क्या करता है? क्षार। और क्षार का पहचान क्या होता है? OH। ये H प्लस, तो ये अम्ल होता है OH माइनस, OH माइनस, ये क्या हो जाएगा? आपका क्षार हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नीला लिटमस पत्र को लाल करता है तो क्या होता है? H प्लस, क्योंकि वो अम्ल होता है। अम्ल का काम क्या है कि नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, और क्षार का काम क्या है कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो OH माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया? पादप में जाइलम का काम क्या है? पादप मतलब बोलो पेड़ पौधा में जाइलम का काम क्या है कि जल का वहन करना। क्या करना? जल का वहन करना, जल का वहन करना। एक जाइलम होता है और एक क्या होता है? फ्लेम होता है। और फ्लेम का काम क्या है? भोजन का पाचन करना, भोजन को पहुंचाना, है ना। यहाँ पर पहुंचाना, भोजन को पूरे पादप में पहुंचाना। और जाइलम का काम क्या है कि जल को पहुंचाना। जाइल जो फॉर जाइलम, जो फॉर जल, याद रखना। फ्लेम मतलब उसका उल्टा याद रखना कि भोजन का वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो आप लोग सबको जानते हैं ADP, ATP, DTP, PDP। तो आप लोग सबको पढ़ेंगे ATP के बारे में। एंडोनो ट्राइफॉस्फेट, जानते हैं ना। एंडोनो ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? ये एक ऐसा मतलब ये है जो ऊर्जा है जो कोशिका को क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, ये तो क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग कि पत्तियों में गैसों, क्लास 6 में भी है, ये क्लास 5 में भी बात है, क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है, क्लास 9 में भी है, क्लास 10 में भी है। बताइए तो इसको आंख बंद करके जवाब दे देंगे डायरेक्ट, क्या हो जाएगा इसका आंसर? रद्द हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हृदय में रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय को कौन करता है? हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, उसको क्या करता है? रुधिर मतलब बोले तो खून को क्या कर रही है? पूरे बॉडी में क्या कर रही है? पंप कर रही है। मतलब बोले तो ब्लड सर्कुलेशन कर रही है पूरे हृदय से। पूरे ब्लड सर्कुलेशन कौन कर रही है? फेफड़ों के द्वारा कर रही है, नीले के द्वारा कर रही है, आलिंद के द्वारा कर रही है। इनमें से सभी क्या हो जाएगा आपका? नीले के द्वारा। किसके द्वारा कर रही है भाई? नीले के द्वारा। लेकिन यहाँ धमनी भी आंसर होना चाहिए था, तो मोस्ट ये आंसर अगर आता तो धमनी होता तो धमनी मारते हम लोग, लेकिन धमनी यहाँ पे नहीं है, तो कौन कर रहा है यहाँ पे? नीले के द्वारा कर दी। ठीक है,
कौन सा पादप हार्मोन, पादप हार्मोन मतलब जानते हैं आप लोग, जो हम लोग का जो क्या होता है, पेड़ पौधा जो होता है, पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, एबिसिक अम्ल, एबिसिक अम्ल को एबीसी अम्ल भी कहा जाता है ना, जिब्रेलिन। तो कौन सा अम्ल होता है? एबिसिक अम्ल होता है, एबिसिक अम्ल। ये वाला जो अम्ल ऐसा होता है बहुत खतरनाक होता है, इसको अगर मतलब किसी भी पेड़ पौधे के ऊपर अगर मतलब क्या कर देंगे, मतलब छिड़काव कर देंगे ना, पूरा पत्ता होता मुरझाया जाएगा। तो बहुत खतरनाक अम्ल होता है, ठीक है। जड़ को ओधोगुमी वृद्धि करता है। ओधोगुमी का मतलब जानते हैं ना, ओधोगुमी का मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ओधोगमी लिखा हुआ ना जी, ओधोगामी। ओधोगामी का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर। कौन वृद्धि कराता है? तो ओधो से जड़ का, ओधोगमी का वृद्धि कराने का हम लोग जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल कोई प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वावर्तन। क्या बोलते हैं? गुरुत्वावर्तन कहा जाता है इसको, ठीक है। वो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ना, उसी का प्रोसेस को हम लोग गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है, ठीक है। पॉन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? पॉन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? ये एक पश्चिमी जो मस्तिष्क है हम लोग का, पीछे वाला जो भाग है ना, पश्चिमी मस्तिष्क का हिस्सा है ये। क्या है? पश्चिम, पश्चिम मतलब क्या है? पीछे वाला ना, पीछे वाला भाग का क्या है? ये हिस्सा है। ये तीनों का नाम है पोस्ट, मेंडुला और अनुमस्तिष्क। जो है ना हमारे जो ये अग्र वाला भाग ये हुआ, ये पश्चिम वाला भाग हुआ ना, तो ये पश्चिम वाला भाग का हम लोग का क्या है? हिस्सा है। बात समझे? चलिए आगे देखते हैं क्या है भाई। निम्नलिखित में कौन सी अनिच्छिक क्रिया, अनिच्छिक क्रिया का मतलब होता है जो अपने आप हो जाए, जैसे चिकनी हो जाना, वमन हो जाना, ऐसे नहीं करते हम लोग, अचानक होता है ना। अब वो नेचुरल पार्ट है, पता है ना। अचानक मुंह जो खोलते हो जी, ये क्या है? उसी को वमन कहते हैं। चबाना, चबाना अपना चीज है। चबाना क्या है? अपना चीज है। चबाते जब कोई चीज खाते हैं तो तब हम लोग चबाते हैं, वो नेचुरल नहीं है, समझे। लार आना वो भी नेचुरल है। हृदय का धड़कन ये तो नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। ये भी अनिच्छिक है, ये भी अनिच्छिक है, ये भी अनिच्छिक है। लेकिन ये जो है ये बी नंबर, ये अपना है, ये ऐच्छिक है। ये क्या है? ऐच्छिक है, अनिच्छिक नहीं है ये। समझे कि नहीं समझे? ये क्या है? ऐच्छिक है, अनिच्छिक नहीं है। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अलैंगिक जनन का मुकुलन के द्वारा होता है। 9 क्लास का फेवरेट क्वेश्चन, 10 क्लास में भी आ गया, एसटी में, है ना। एसटी में आप लोग जानते हैं कि अलैंगिक का जनन मुकुलन किसके द्वारा होता है? एसटी में होता है। बहुत रट्टा मारे होंगे क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ये एनसीईआरटी का तुम लाइन उठा करके दे दिया है। शुक्राणु का निर्माण होता है, ये क्वेश्चन तो इतना बार मतलब रिपीट किया है, कहने की बात नहीं है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? वृष्ण में बनता है ना। कहाँ बनता है भैया? वृष्ण में बनता है, गर्भाशय में। ये तो सब अंडाशय, ये सब किसका है भाई? ये सब तो फीमेल का पार्ट है ना। मेल का पार्ट क्या है? वृष्ण है, तो शुक्राणु में बनता है, ठीक है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? फूल जो होता है, फूल का कौन सा भाग पुष्प फल बनाता है भैया? परागकोश, वार्तिका, वार्तिका, अंडाशय। क्या हो जाएगा भैया? परागकोश, वार्तिका, अंडाशय। क्या बनता है? ओवरी, ओवरी बनाता है, वार्तिका, है ना, ओवरी बनाता है, हाँ, अंडाशय होता है, ठीक है। लिंग, लिंग क्या लिखा? लिंग गुणसूत्र का संपूर्ण जोड़ा पाया था किसमें? स्त्री में, पुरुष में, स्त्री और पुरुष दोनों में, किसी में नहीं। कहाँ पे पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो पुरुष लोग हैं, पुरुष लोगों में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र एक्स और वाई पाया जाता है, जो क्या अपूर्ण होता है, अपूर्ण जोड़ा होता है। पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है, जो क्या होता है? एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो लिंग सूत्र में का गुण सूत्र जो होता है, पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। मानव के शरीर में किस सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? संख्या नहीं पूछ रहा है, अगर संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और युग्म मतलब बोला था जोड़ा, जोड़ा कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। तो मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की युग्म कितनी होती है? 23 जोड़ा होती है। जोड़ा पूछा जाए, युग्म पूछा जाए तो 23, अगर संख्या पूछा जाता तो 46 होता। मतलब कितने गुण सूत्र होते तो 46 होते हैं, लेकिन जोड़ा पूछा इससे कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहे कि निम्न में से कौन से समूह के केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से अपने आप क्या हो जाए? अपघटित हो जाए, मतलब टूट जाए, है ना। तो घास खत्म हो जाएगा, पुष्प खत्म हो जाएगा, लेकिन चमड़ा खत्म नहीं होगा, या चमड़ा ऑप्शन गलत हो गया। फल ये खत्म हो जाएगा, चेक। रबर खत्म नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। घास, लकड़ी, लकड़ी खत्म नहीं होने वाला है अपने आप, नेचुरल नहीं है। प्लास्टिक भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। केक, लकड़ी, घास, हाँ, केक, लकड़ी एवं घास, क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं? निम्न में से कौन समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? ये ऑप्शन डी हो जाएगा। लकड़ी कैसे दे दिया भैया? इसमें थोड़ा सा झोल है, सब तो क्वेश्चन ऑप्शन गलत है इसमें, या लकड़ी नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, समझे। चलिए अब हम लोग मिलते हैं 2019 का क्वेश्चन लेकर के मिलते हैं आप लोगों के सामने में। ओके, आप लोग प्लीज, अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा।